सबसे पहला प्रश्न है, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो महावीर स्वामी के बारे में आप जानते होंगे कि ये जैन धर्म के एक प्रमुख जो है तीर्थंकर थे। इन्हें 24वां स्थान प्राप्त है तीर्थंकर की श्रेणी में। हालांकि इन्हें वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो इन्होंने जो अपना उपदेश दिया था वो किस भाषा में मूल रूप से दिया था? ऑप्शन है पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, अपभ्रंश भाषा में। इसका सही उत्तर है प्राकृत भाषा, क्योंकि महावीर स्वामी जो थे महावीर स्वामी जो है वो प्राकृत भाषा, जो कि उस समय की एक आम जनों की भाषा थी, उसी भाषा में उन्होंने जो है अपने उपदेश को जो है लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बनाया था। जबकि जो गौतम बुद्ध थे, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, उन्होंने पाली भाषा का जो है प्रयोग किया था अपने उपदेशों को आम जनों तक पहुंचाने के लिए। तो ये हमेशा से होता रहा है कि जिनको सर्वसाधारण लोगों तक अपनी वाणी को पहुंचाने का प्रयास किया जाता है वो एक सर्वसाधारण भाषा का उपयोग करते हैं, ताकि आसान शब्दों में जो है लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाया जा सके। दूसरा प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? तो दूसरी बौद्ध संगति जो हुई थी, ये ऑप्शंस है अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, उदायीन। इसका सही उत्तर है कालाशोक। कालाशोक जो थे वो शिशुनाग वंश के एक शासक थे और इन्हीं के समय में लगभग 383 ईसा पूर्व में जो है ये वैशाली में एक आयोजित हुआ था, जिसको हम लोग द्वितीय बौद्ध संगति के रूप में जानते हैं। इस संगति की अध्यक्षता जो है वो सबा कामी द्वारा की गई थी और इस संगति के दौरान ही बौद्ध धर्म जो है स्थावीर और महासांघिक के रूप में दो ग्रुपों में बटे थे। इसके अलावा आपको पता है कि 4 जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित संगतियां हुई है और चारों बौद्ध संगतियों के बारे में आपको पहले भी डिटेल में बताया गया है। आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन है वैशाली, विदिशा, राजगृह, प्रतिष्ठान। तो आपको पता है कि विदेशियों आक्रमणों में से विदेशी वंशों में एक शुंग शासकों का वंश भी भारत में विकसित हुआ था। उन्होंने अपनी राजधानी जो है विदिशा को बनाया था। शुंगों के समय में अगर बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं पाटलिपुत्रा से लेकर के जो है मध्य प्रदेश का जो भाग है, ये उज्जैन के क्षेत्र, ये सभी जो है उनके अधिकार क्षेत्र में थे और इन्होंने अपनी राजधानी जो है विदिशा में स्थापित की थी। इसके अलावा बात करें तो शुंग वंश के संस्थापक जो थे वो पुष्यमित्र शुंग थे और ये काफ़ी चर्चित भी रहे। इसके अलावा जो है सातवाहन वंश की जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान थी और हर्यक वंश की राजधानी जो थी वो राजगृह थी। इसके अलावा मगध के साम्राज्य के दौरान कुछ समय के लिए वैशाली को भी राजधानी बनाया गया था। चौथे प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है, चेदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो चेदी वंश जो है ये एक महत्वपूर्ण वंश तो नहीं था, लेकिन इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे खारवेल से जुड़ा हुआ प्रश्न और अन्य। तो चेदी वंश के संस्थापक ऑप्शन है खारवेल, महामेघवाहक, वसुदेव, सिमुक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है महामेघवाहन। इसे महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। तो इससे आप आसानी से याद रख पाएंगे कि चेदी वंश को जो है महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है और इसके जो संस्थापक थे वो महामेघवाहन थे। ये कलिंग क्षेत्र ओडिशा के क्षेत्र में जो है ये वंश विकसित हुआ था और खारवेल जो थे ये इसके सबसे प्रमुख शासक थे और आप पढ़े भी होंगे, कलिंग युद्ध के बारे में भी पढ़े होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है इस वंश से जोड़ करके आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। इसके अलावा आप वासुदेव का नाम जो देख रहे हैं ये कन्नड़ वंश के संस्थापक थे, जबकि सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। पांचवा प्रश्न है, प्रथम हून आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो हूनों का आक्रमण जो है ये एक प्रमुख आक्रमण था जो भारतीय क्षेत्र पर हुआ था। ये एक विदेशी लड़ाकू जातियों का आक्रमण था। मुख्य रूप से यह जो है गुप्त वंश में हुआ था। तो गुप्त वंश में किसके समय में हुआ था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर है स्कंदगुप्त। भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त के समय में प्रथम हून आक्रमण जो है वो हुआ था। इसके अलावा जो जूनागढ़ का अभिलेख है इसमें स्कंदगुप्त के द्वारा हूनों को पराजित करने तथा उसके आक्रमण को विफल करने के संबंध में जो है वो जानकारी मिलती है। तो ये हून्स का जो क्षेत्र है ये आपको दिखाया जा रहा है और इसी क्षेत्र से हूनों का आक्रमण जो है वो भारत पे होता था। इसके अलावा स्कंदगुप्त को जो है विक्रमादित्य भी कहा जाता था, निधि विक्रमादित्य के रूप में भी जाना जाता था। ऐसे मुख्य रूप से विक्रमादित्य जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता था। छठा प्रश्न है, महमूद गजनबी नाम सुना होगा आपने, इन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो वहीं से प्रश्न है, गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन है 1015 ईस्वी में, 1019 ईस्वी में, 1021 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में। तो ये एक महत्वपूर्ण आक्रमण था, इसलिए यहाँ से वर्ष से जोड़ करके भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका सही उत्तर है 1025 ईस्वी।
ये इससे संबंध में मैं बता दूं कि महमूद गजनवी ने कुछ भारत पर कुल 17 बार जो है वो आक्रमण किए थे, और इस मंदिर के आक्रमण को जो है वो भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण लूट में से एक माना जाता है। जब उन्होंने 1025 में आक्रमण किया तो उस समय भीमदेव काठियावाड़ जो है वो वहां के शासक थे, वो बिना युद्ध किए ही भाग गए थे, जिसके बाद गजनवी को मंदिर लूटने का पूरा अवसर मिला और यहाँ से लगभग वो बड़ी मात्रा में जो है वो सोने और जेवरात जो है वो लूट करके अपने देश ले गए थे। तो 17 बार के आक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो है यही आक्रमण माना जाता है। 7वां प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था ऑप्शन है 1786, 1790, 1791, 1793। इसका जो सही उत्तर है वो है 1793। आपको पता होगा कि अस्थाई बंदोबस्त को ही इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, तो कई बार ये भी प्रश्न आता है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है बंगाल के क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में आदि में जो लगान वसूली का जो एक तरीका था उसके रूप में लागू किया गया था, इसे अस्थाई बंदोबस्त नाम दिया गया। इस व्यवस्था को लागू करने वाले जो हैं वो कार्नवालिस थे। 1793 में उन्होंने इसे लागू किया था। बाद में सूर्यास्त कानून भी इसी में शामिल हो गया था। इसे जमींदारी व्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसमें जमींदारों को अधिकार दिया गया था वसूली का। 8वां प्रश्न है, सार्वजनिक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। तो सार्वजनिक समाज जो है ये संबंधित है महादेव गोविंद रानाडे से। रानाडे जी द्वारा जो है ये स्थापित किया गया था। ये मुख्य रूप से समाज सुधार से जुड़ी हुई एक संस्था थी। इसकी स्थापना 1871 ईस्वी में की गई थी और इनके इस समाज सुधारों के कारण ही इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है और उन्हें पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। हालांकि अगर पूरे भारत की बात करें तो आप जानते हैं कि राजा राम मोहन राय जी को जो है पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, लेकिन अगर महाराष्ट्र के क्षेत्र और पश्चिमी भारत के क्षेत्र में बात करें तो महादेव गोविंद रानाडे को जो है इस नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी? तो मद्रास की संधि जो है वो काफी फेमस है, खास करके आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में। तो मद्रास की संधि जो है वो हुई थी, ऑप्शन है अंग्रेज एवं हैदर अली, अंग्रेज एवं टीपू सुल्तान, हैदर अली एवं मराठा, निजाम तथा हैदर अली। इसका सही उत्तर है अंग्रेज एवं हैदर अली, यानी अंग्रेजों एवं मैसूर के बीच में ये संधि हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसे हम लोग 1767 से 1769 ईस्वी के बीच जानते हैं, इस युद्ध के दौरान जो है मुख्य रूप से हैदर अली की जीत हुई थी और इन्होंने अंग्रेजों को पराजित किया था। इस पराजय के बाद जो है मद्रास की संधि जो है वो हुई थी और इस मद्रास की संधि में अंग्रेजों के द्वारा जो है पराजय के बाद जो है एक संधि की गई थी जो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी, जिसे मद्रास संधि के नाम से जानते हैं। 10वां प्रश्न है, तेलुगु कृत अमुक्तमाल्यद, यह एक पुस्तक है। अमुक्तमाल्यद के लेखक कौन है? काफी चर्चित है और कई बार प्रश्न में आया है। ऑप्शन है बुक्का प्रथम, कृष्णदेव राय, देव राय, हरिहर द्वितीय। इसका जो सही उत्तर है वो है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के बारे में आप जानते होंगे कि ये दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रमुख शासक के रूप में जाने जाते हैं। कृष्णदेव राय जो है वो तुल्ला वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे। उन्होंने तेलुगु भाषा में जो है अमुक्तमाल्यद की रचना की थी। तो कई बार ये भी भाषा से लेकर के प्रश्न भी पूछ दिया जाता है। इन्हें आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि की उपाधियां भी प्राप्त थी। तो ये अमुक्तमाल्यद बाई जो है कृष्णदेव राय, तो यहाँ से आप निश्चित रूप से प्रश्न को याद रखेंगे। 11वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? आपको सबसे पहले ये जान ले कि कैप्टन हॉकिंस जो आए थे वो भारत में सबसे पहले अंग्रेज थे जो भारत में आए थे और उनके द्वारा जिस जहाज के माध्यम से आया गया था वही है अंग्रेजों का पहला जहाज। ऑप्शन है राजपूताना प्रथम, फेलोशिप, रेड ड्रैगन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है रेड ड्रैगन। तो भारत में आने वाला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन जो है वो पहला जहाज था। अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में सूरत बंदरगाह पे आया था। कई बार यहाँ से भी प्रश्न आता है कि सूरत में वो पहुंचा था और सूरत में आकर के वहां पे रुका और फिर हॉकिंस जो है वो अंग्रेजों में वो पहला व्यक्ति था जो समुद्र पार करके भारत आया। भारत में आने के बाद वो जो है मुगलों से मिला और मुगलों से मिलने के बाद उसने जहांगीर से जो है भारत में व्यापार संबंधी जो है अधिकार प्राप्त किए थे। 12वां प्रश्न है, राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन है दीवान शाह ने, कश्मीर के राजाओं ने, जामन शाह ने,
और लॉर्ड लेक ने। तो जो इसका सही उत्तर है वो है जामन शाह ने जो है ये उपाधि दी थी। तो जामन शाह के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं। 1798 ईस्वी में अफगान के शासक जामन शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। इस दौरान जब वह वापस जाने लगा तो उसकी कई तोपें जो है वो चिनाब नदी में गिर गई और रंजीत सिंह ने एक मित्रता का भाव दिखाते हुए उन्हें निकलवा करके वापस जो है जामन शाह के पास भिजवा दिया। इस बात से जामन शाह काफ़ी खुश हुए और उसने लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति जो है वो रंजीत सिंह को दे दी। इसके अलावा उसने राजा की उपाधि भी रंजीत सिंह को दी। रंजीत सिंह पंजाब के शासक थे और सबसे महत्वपूर्ण शासक में जाने जाते हैं। 13वें प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील एक लैगून झील नहीं है? ऑप्शन है अष्टमुड़ी झील, चिल्का झील, पेड़ियार झील, पुलिकट झील। लैगून झील आप जानते होंगे कि जो समुद्री क्षेत्र होते हैं उन समुद्री क्षेत्रों से अगर कोई हिस्सा इस प्रकार का हो और बाद में समुद्र के कट जाने के कारण अगर वो झील जो है वो समुद्र से अलग हो जाता है और एक जलीय क्षेत्र बन जाता है तो उसे हम लोग लैगून झील कहते हैं। इस लैगून झील की खासियत क्या होगी? तो ये नमकीन पानी होगा। चूंकि समुद्र के पानी से इसका निर्माण हुआ है इसलिए ये लवणीय जल वाला होगा। लेकिन अगर इस ऑप्शन में बात करें तो पेरियार झील जो है वो लैगून झील का हिस्सा नहीं है, क्योंकि समुद्र से पृथक होने वाले झील ही जो है वो लैगून झील कहलाते हैं। पेरियार झील जो है वो पेरियार नदी से अलग होकर के बना है, इसलिए ये लैगून झील नहीं है। अतः ये लैगून झील का पार्ट नहीं माना जाता है। बाकी तीनों जो है वो लैगून झील के उदाहरण हैं। 14वां प्रश्न में आते हैं, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ऑप्शन है मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, मैकाल का पठार। अगर आप भारत के मैप को अच्छे ढंग से समझते होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो विंध्य श्रृंखलाएं हैं और अरावली की जो श्रृंखलाएं हैं तो इसके बीच का जो पठार है वो ऑप्शन के हिसाब से मालवा का पठार जो है वो सही उत्तर है। मालवा का पठार अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। यहाँ पे देख रहे हैं आप अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्य है तो इसके बीच में जो है वो क्या है? मालवा का पठार क्षेत्र है। सतपुरा पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती इनके बीच से होकर के ही गुजरती है। 15वें प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो आपको एक समुद्र तल के औसत से आप कई बार देखते होंगे कि रेलवे स्टेशन पे लिखे रहते हैं कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर ये रेलवे स्टेशन है। तो वो समुद्र तल कहाँ से मापा जाता है? ऑप्शन है मुंबई से, चेन्नई से, कोचीन से, कन्याकुमारी से। इसका जो सही उत्तर है वो है चेन्नई से। चेन्नई का समुद्री तट से भारत का औसत समुद्र तल जो है वो मापा जाता है। ये एक जीके के रूप में याद रखेंगे। इसके अलावा कोशिश यही की जाती है कि उन क्षेत्रों में जहां पर समुद्र का जल स्तर काफ़ी शांत होता है वहां पर उसके जल स्तर को 0 मान करके यहां से ऊंचाई का मापन किया जाता है। भारत में इसके लिए चेन्नई को चिन्हित किया गया है। 16वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 बहनों राज्यों का भाग नहीं है? तो 7 सिस्टर नाम से जो है कई राज्यों को जाना जाता है जिसमें 7 राज्य शामिल हैं। ये मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं। तो कौन इसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन है मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर जो है वो है सिक्किम। सिक्किम जो है वो 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है और असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय ये 7 सिस्टर कहलाते हैं। और जब इसमें सिक्किम को जोड़ देते तो ये 8 सिस्टर्स कहलाते हैं। तो यदि अगर 8 सिस्टर्स पूछेंगे तो इसमें सिक्किम शामिल रहेगा। अगर 7 सिस्टर पूछे जाएंगे तो इसमें सिक्किम को शामिल नहीं किया जाता है। ये याद रखना है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जेवियन ग्रह नहीं है? तो जोवियन ग्रह के रूप में उन ग्रहों को जाना जाता है जो सूर्य से बाहरी ग्रह है, दूर के ग्रह हैं। तो ऑप्शन में आते हैं मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मंगल, क्योंकि मंगल जो है वो सूर्य से दूर का ग्रह नहीं है। जो बृहस्पति है और बृहस्पति के बाद के जो भी ग्रह हैं वो जोवियन ग्रह के श्रेणी में शामिल होते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून गैसीय ग्रह हैं। इनके बड़े आकार के कारण इन्हें जोवियन ग्रह कहा जाता है, यानी इसे बृहस्पतीय ग्रह भी कहा जाता है, इसके दूर के ग्रह भी कहा जाता है। और जो पृथ्वी और उसके आसपास के जो ग्रह हैं या फिर सूर्य के जो चारों नज़दीकी ग्रह हैं, बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी, ये जो 4 ग्रह हैं ये कहे जाते हैं पृथ्वीय ग्रह। और जो बाद के 4 ग्रह हैं वो जोवियन ग्रह कहे जाते हैं। तो मंगल जो है ये जोवियन ग्रह में शामिल नहीं है।
18वां प्रश्न है, कोयला निम्न में से किस प्रकार की सेल का उदाहरण है? अग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरित सेल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोयला जो है वो किस प्रकार का सेल है? आइए और देखते हैं सही उत्तर। ये है अवसादी सेल। तो अवसादी सेल का निर्माण जो है मूल सेल स्रोतों से विखंडित हुए कणों से बनने के बाद होता है। इनका निर्माण जो है दो आधारभूत अवशेषों यानी दो जो चट्टानें हैं उनके परतों में कुछ अवशेष पड़ते 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 ये एक प्रकार का जो है अवसाद क्रिएट हो जाता है और बाद में ये अवसादी चट्टान में परिवर्तित होते हैं। कोयला जो है मुख्य रूप से कभी जीवित जीव थे, वो जमते 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 और लंबे करोड़ों साल के बाद जो है ये कोयला का रूप धारण करते हैं। तो ये जीवाश्म ईंधन भी होते हैं और ये अवसादी सेलों के उदाहरण होते हैं। इनका निर्माण दो आधारभूत अवसादों से होता है, रासायनिक तथा जैविक पदार्थों से प्राप्त अवसाद। कोयला तथा चूना पत्थर इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। 19वें प्रश्न में आते हैं, सारगैसो सागर किस महासागर का भाग है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। तो सारगैसो सागर जो है वो एक प्रकार का ऐसा सागर है जिसमें घासों की मात्रा होती है। तो यानी इसका जो सही उत्तर आप देखते हैं वो है अटलांटिक महासागर। अब अगर इस मैप को देखेंगे तो एक तरफ अफ्रीका और एक तरफ दोनों अमेरिका और इसके बीच का जो ये सागर है जो एस आकार का होता है इसे हम लोग अटलांटिक सागर कहते हैं और विषुवत रेखा के ऊपर के भाग को उत्तरी अटलांटिक और नीचे वाले को दक्षिणी अटलांटिक के रूप में हम लोग जानते हैं। इसी उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में यहाँ पर आप देखेंगे कि घासों का एक मैदान है जलीय क्षेत्र में जो जल पे तैर रहा है और इस घास का नाम जो है वो सारगैसो है, जिसके कारण इस क्षेत्र को सारगैसो महासागर यानी सारगैसो सागर के रूप में जाना जाता है। तो कई बार यहाँ के घासों के संबंध में रिलेट करके प्रश्न पूछा जाता है और कई बार जो है इसके स्थल और क्षेत्र के लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। तो अटलांटिक महासागर के क्षेत्र में ये पाया जाता है, तो ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पे आप डिटेल्स इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि उत्तरी अटलांटिक महासागर के गल्फ स्ट्रीम, कनारी और उत्तरी विषुवतीय धाराओं के चक्रण के बीच का शांत क्षेत्र जो है वो सारगैसो सागर का क्षेत्र है। 20वां प्रश्न है, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? ऑप्शन है 9 डिग्री चैनल, दक्कन पास, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो अगर आपको याद होगा भारत का मैप और मेरे वीडियोस याद होंगे तो आसानी से आप बता सकते हैं कि भारत में जो मिनिकॉय और फिर लक्षद्वीप संबंधी और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पे कई चैनल हैं जो विभाजित करने का काम करते हैं। तो इसी में जो अंडमान और निकोबार के बीच है वो है 10 डिग्री चैनल। कैसे है आइए समझते हैं। ये हो गया आपका अंडमान और ये हो गया आपका निकोबार। इन दोनों के बीच यहाँ पे दिख रहा है आपको 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल क्या है? तो 10 डिग्री जो है वो अक्षांश रेखा है और इसी 10 डिग्री चैनल को अंडमान और निकोबार के बीच होने के कारण जो है इसे दोनों के बीच का जो है जल क्षेत्र को विभाजन वाला रेखा माना जाता है। इसके अलावा आप याद कर लेंगे कि 10 डिग्री अंडमान और निकोबार के बीच, 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच और 8 डिग्री जो है मालदीव और मिनिकॉय के बीच पाया जाता है। इसके अलावा दक्कन पास जो है यहाँ पे आप देखेंगे दक्षिणी अंडमान, ये है दक्षिणी अंडमान और इसको लिटिल अंडमान, ये आपका जो लिटिल अंडमान लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच जो है जो लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान है इसके बीच का जो है ये क्षेत्र जो है वो दक्कन पास से जो है अलग होता है। अगले प्रश्न में आते हैं, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? ऑप्शन है जास्कर एवं बृहत हिमालय एवं पीड़ पंजाल, लद्दाख एवं जास्कर, काराकोरम एवं लद्दाख। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बृहत हिमालय और पीड़ पंजाल का जो क्षेत्र है इसी के बीच में जो है वो कश्मीर का जो है ये घाटी क्षेत्र आता है। यहाँ पे देख रहे हैं कश्मीर वैली लिखा हुआ है, ये बृहत हिमालय क्षेत्र और पीर पंजाल के क्षेत्र का बीच का हिस्सा है। यूके सिन्हा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यूके सिन्हा समिति का संबंध ऑप्शन है कर सुधार, कृषि, सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग, बैंकिंग। इसका सही उत्तर जो है वो है सूक्ष्म एवं लघु उद्योग जो है जिसे हम लोग MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के नाम से जानते हैं। इसी के विकास से संबंधित मुद्दों के लिए जो है यूके सिन्हा समिति का गठन किया गया था। तो यूके सिन्हा समिति का संबंध किससे है? तो MSME से है। 23वां प्रश्न है, कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा यानी आर्टिफिशियल मनी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है डॉलर को, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को, विशेष आरोहण अधिकार को और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न है। इसका सही उत्तर है विशेष आरोहण अधिकार, ये इसका सही उत्तर है। क्यों है आइए समझते हैं।
ऐसी मुद्रा जो चलन में नहीं होती है तथा केवल लेखांकन उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाई जाती है कृत्रिम मुद्रा कहलाती है। जैसे अगर आप देखते होंगे कि एक प्रकार का बॉन्ड होता है जिसमें आपको कुछ मुद्रा के ये बॉन्ड हो जाते हैं। अब इस बॉन्ड के माध्यम से आप बाजार में कुछ खरीद तो नहीं सकते हैं, लेकिन इस बॉन्ड के माध्यम से आप किसी को एक बॉन्ड दे देते हैं, तो यानी इतनी मुद्रा उसके पास चली गई और फिर ये बॉन्ड आपके पास आ गया, तो इतनी मुद्रा आपके पास आ गई। उसी प्रकार का जो ऐसी मुद्राएं होती हैं जो चलन में नहीं होती है लेकिन उनका उपयोग जो है वो मुद्रा के रूप में किया जाता है कागजों का, वही मुद्राएं जो है वो कृत्रिम मुद्राएं कहलाती हैं। इसमें एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स ऐसी ही मुद्रा है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के द्वारा जो है लेन देन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आईएमएफ ने इसकी शुरुआत जो है वो 1969 में की थी, क्योंकि आईएमएफ के पास उतना समय नहीं है कि सभी देशों से पैसे मंगाए और भेजे, इसलिए ये आर्टिफिशियल मनी के माध्यम से ही ऋण देने और लेने का काम किया जाता है। 24वां प्रश्न है, केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है। तो आपको पता होगा कि बजट जो है वो आता है, इसमें प्राप्तियां और व्यय दो प्रकार की चीजें मुख्य रूप से होती हैं। तो कौन सा चीज जो है प्राप्तियों में शामिल नहीं होता है? ऑप्शन है निवेश, विनिवेश, विदेशी ऋण, आंतरिक बाजार उधारी। तो जो प्राप्तियों में शामिल नहीं है वो है निवेश। जो निवेश हम लोग करते हैं या किसी को ऋण देते हैं या ऋण का भुगतान करते हैं, ऋण बांटते हैं, वो सभी पूंजीगत व्यय में शामिल होते हैं, ना कि प्राप्ति में। प्राप्ति में क्या होगा? विनिवेश, यानी हम किसी कंपनी का शेयर बेचते हैं, सरकारी कंपनी का, और जो पैसे प्राप्त होते हैं, विदेशों से हम ऋण लेकर के पैसा लेते हैं। आंतरिक बाजार उधारी, कहीं से पैसा हम प्राप्त करते हैं। तो जो हम लेते हैं वो प्राप्तियों के अंदर शामिल होता है और जो हम देते हैं वो हमारा व्यय के अंतर्गत आता है, यानी ये पूंजीगत व्यय में शामिल हो जाते हैं। 25वां प्रश्न है, राजकोषीय घाटा क्या है? ऑप्शन है कुल बजट प्राप्तियां माइनस कुल बजट व्यय, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, बजटीय घाटा प्लस उधार एवं अन्य देयताएं, इनमें से कोई नहीं। तो राजकोषीय घाटा जो है वो ऑप्शन सी है, बजटीय घाटा, उधार एवं अन्य देयताएं, इन्हीं को हम लोग जो है राजकोषीय घाटा के रूप में जो है व्यक्त करते हैं। तो ये एक चैप्टर है जिसको आप जरूर पढ़िएगा, बजट से रिलेटेड। यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं, बजट घाटा किसको कहते हैं, राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं, तो इसे एक बार अच्छे से जरूर समझ लेंगे। 26वां प्रश्न है, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव क्या होता है? तो पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया था कि मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है। विदेशी मुद्रा की तुलना में जब देशी मुद्रा का मूल्य कम कर देते हैं तो अवमूल्यन कहलाता है। तो इसका प्रभाव क्या होगा? ऑप्शन है आयात सस्ता हो जाएगा, निर्यात सस्ता हो जाएगा, आयात महंगा हो जाएगा, निर्यात महंगा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन है आपके सामने, और क्या हो सकता है? तो सही उत्तर की ओर आते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 एवं 3। कैसे होगा ये समझिए। जब हमारा, मान लिए कि अगर हमारा 100 रुपये, अगर $1 जो है, इस $1 के बदले में हमारा 100 रुपये है, तो 100 रुपये था और हमने इसको बढ़ा करके जो है 120 रुपये कर दिया, यानी हमने अपने मुद्रा का अवमूल्यन कर लिया और अब $1 के बदले हमको 120 रुपये चुकाने पड़ेंगे। तो इससे क्या हो जाता है, जो निर्यात है वो सस्ता हो जाएगा, क्योंकि अगर ये जो $1 में विदेशी हमारे से 2 साबुन खरीद सकते थे, तो अब वो 120 हो गया, तो 2.5 साबुन खरीद लेंगे। लेकिन जब हम आयात करने जाएंगे, किसी चीज़ को खरीदने जाएंगे, तो जो चीज़ें हमें 100 रुपये दे करके $1 की सामान खरीद सकते थे, अब हमें 120 रुपये चुकाने पड़ेंगे खरीदने के लिए। तो यानी जो हमको खरीदने वाली वस्तुएं हैं वो महंगी हो गई और जो बेचने वाली वस्तुएं, निर्यात करने वाली वस्तुएं थी, वो सस्ती हो गई। तो इसे अच्छे से समझ लेंगे, ये कॉन्सेप्ट को हमेशा समझे रहेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। 27वां प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? शक्तियों का कठोर पृथक्करण, दोहरी कार्यपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध। ऑप्शन है केवल 1, केवल 3, 2 और 3, 1, 2, 3। इसका सही उत्तर है संसदीय शासन प्रणाली की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो 2 और 3 है। दोहरी कार्यपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध। और जो ये शक्तियों का कठोर पृथक्करण है, ये उस परिस्थिति में होता है जब राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू होती है, तो वैसे परिस्थितियों में जो है शक्तियों पर जो है कठोर जो है वो पृथक्करण का प्रयोग किया जाता है। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही है? ऑप्शन है ये असीमित होते हैं, ये अस्थायी नहीं है, ये वाद योग्य है। मूल अधिकारों के संबंध में कौन सा सही
है। ये असीमित है, ये अस्थाई नहीं है, ये वाद योग्य है। इसका जो सही उत्तर है, आइए देखते हैं हम लोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। मूल अधिकार असीमित नहीं है। क्यों असीमित नहीं है? क्योंकि इसको सीमित किया जा सकता है। आपको पता है पहले 7 था, अब कितने हो गए? 6। ये अस्थाई नहीं है। अस्थाई इसलिए नहीं है क्योंकि ये पहले भी 7 था, अब उसको क्या कर दिया गया? 6 कर दिया गया। इसके अलावा असीमित का मतलब ये होता है कि आपको अगर किसी समय में इस पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो जैसे राष्ट्रीय आपात की स्थिति होती है तो मौलिक अधिकारों पर क्या किया जाता है? प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ये अस्थाई इसलिए नहीं है क्योंकि इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है संविधान संशोधन द्वारा। और ये वाद योग्य है क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत आप क्या करते हैं? आप संसद में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जो है वाद दायर कर सकते हैं। तो यानी तीनों ही कथन जो है वो सही है। 29वां प्रश्न है, एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। B.R. अम्बेडकर द्वारा यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 32, आर्टिकल 40। इसका सही उत्तर है आर्टिकल 32। B.R. अम्बेडकर द्वारा जो है मुख्य रूप से आर्टिकल 32 को जो है इस संबंध में कहा गया था कि ये अगर नहीं है तो फिर संविधान जो है वो अर्थविहीन हो जाएगा, क्योंकि संविधान की आत्मा है ये आर्टिकल। और ये आर्टिकल में क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी आप अपने मौलिक अधिकारों के हनन के लिए सीधे न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। बहुत सारे लोग जो है वो लोकसभा अध्यक्ष सोच रहे होंगे, लेकिन इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति, क्योंकि यहाँ वर्ड का फेर है। आप वर्ड पढ़ेंगे आहूत। आहूत मतलब होता है बैठक को बुलाना। तो आप पढ़ सकते हैं कि आर्टिकल 108 यानी 108 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि विधेयक में अगर सामंजस्य नहीं हो पाता है तो वो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो यहाँ बुलाने के सेंस में जो है ये आहूत वर्ड का प्रयोग किया जाता है। हालांकि जब बैठक आ जाएगी तो इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। 31वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो महान्यायवादी एक महत्वपूर्ण पद है भारतीय कार्यपालिका क्षेत्र का, और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन है आर्टिकल 76, आर्टिकल 148, आर्टिकल 142, आर्टिकल 152। इसका सही उत्तर जो है वो है आर्टिकल 76। तो 76 आर्टिकल जो है उसी के तहत जो है वो महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा अनुच्छेद 148 के तहत जो है वो CAG की नियुक्ति की जाती है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का अधिकतम प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो आपको पता है कि लोकसभा में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। तो केंद्र शासित प्रदेशों का जो है अधिकतम कितना हो सकता है? ऑप्शन है 20, 30, 22, 28। इसका सही उत्तर जो है वो है 20। 20 इसका सही उत्तर है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों का जो अधिकतम अंश रखा गया है वो 20 रखा गया है। यहाँ पे थोड़ा इसको ऐसे समझिए कि जो वर्तमान में स्थिति थी उसके हिसाब से तय किया गया था कि 530 जो है वो राज्यों से लिए जाएंगे, जबकि 20 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से लिया जाएगा, और इस प्रकार से 550 अधिकतम और 2 जो है वो एंग्लो इंडियन चुने जाएंगे। लेकिन वर्तमान में 530 जो है वो राज्यों से लिए जाते हैं, 13 लिए जाते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, और इस प्रकार से 543 और 2 लिए जाते हैं एंग्लो इंडियन, और 545 कुल सीटों के लिए जो है वो चयन प्रक्रिया जो है वो शामिल होती है, और वर्तमान स्ट्रेंथ जो है वो 543 और 2 545 की है। अगले प्रश्न में आते हैं, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो आपको पता है कि सभी सदनों के लिए एक न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष। इसका सही उत्तर जो है वो है 30 वर्ष। अगर इस चार्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। यहाँ है अलग अलग पोस्ट, यहाँ है मिनिमम एज और ये है मैक्सिमम एज। इस तरफ अगर जैसे प्रेसिडेंट की बात कर ले तो इनको मिनिमम एज 35 वर्ष में जो है वो शामिल होना है, यानी 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। मैक्सिमम एज नो लिमिट।
उसी प्रकार से यहां प्रश्न पूछा गया है राज्यसभा सदस्य के लिए, तो मेंबर ऑफ राज्यसभा यानी 30 वर्ष जो है वो मिनिमम आयु होनी चाहिए और अधिकतम आयु जो है वो नो लिमिट। तो इस चार्ट को एक बार अच्छे से जरूर पढ़िएगा, यहां से आपको काफी प्रश्न आते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की संचित निधि से धन निकालने के निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद। तो जो धन निकालने के लिए जो है वो अनुमोदन ली जाती है वो संसद की ली जाती है। आपको पता भी होगा कि भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन जो है वो अनिवार्य होता है, और पार्लियामेंट्री कॉन्सेप्ट जो लाया गया था इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है, आर्टिकल 266 यानी 266 में इसका संचित निधि का जो है वो वर्णन किया गया है। 35वां प्रश्न है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। इसका सही उत्तर जो है वो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है वो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। लोकसभा की जो लोक लेखा समिति की अध्यक्षता जो है वो चुनी की जाती है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा में कुछ लोक लेखा समिति में कुल जो है वो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, जबकि 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं, और इस तरह से 15, 7, 22 होते हैं। इनका कार्यकाल कई बार पूछा जाता है, तो मात्र 1 वर्ष का जो है इनका कार्यकाल होता है। आते हैं 36वें प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? तो आपको पता है राशियां 2 प्रकार की, सदिश और अदिश। सदिश राशि में दिशा एवं परिमाण की बात की जाती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, चाल प्रवणता, विद्युत धारा, बल आघूर्ण। इसका सही उत्तर जो है वो नहीं है पूछा गया है, तो इसलिए इसका सही उत्तर जो है वो विद्युत धारा है। सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। चुंबकीय क्षेत्र, चाल प्रवणता, बल आघूर्ण सदिश राशियां हैं, और विद्युत धारा जो है वो एक प्रकार की अदिश राशि है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, ताप के बढ़ने से द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो श्यानता से जोड़ करके ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन में आते हैं हम लोग, अगर ताप बढ़ाया जाए तो क्या होगा? श्यानता घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। सही उत्तर की ओर आए तो इसका सही उत्तर जो है वो घट जाती है। अब क्या होता है श्यानता, पहले इसको समझिए। जब किसी द्रव की एक परत उसी द्रव की दूसरी परत पर फिसलती है तो उनके बीच एक घर्षण बल कार्य करता है, जो परतों की सापेक्ष गति का विरोध करता है। यह घर्षण बल श्यान बल कहलाता है। जैसे शहद को आप देखेंगे, स्पेशली हनी, तो ये शहदों में जो है परत आपको दिखाई देते हैं, और 2 परतों के बीच जो ये घर्षण क्रिएट होता है इसे हम लोग श्यानता कहते हैं। द्रवों और गैसों में ये गुण विशेष रूप से पाया जाता है, केवल द्रव और गैसों के लिए है ये। द्रवों की श्यानता ताप बढ़ने पर घटती है, जबकि गैसों में यह विपरीत होता है, और जैसे ही ताप बढ़ाया जाएगा तो श्यानता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहां आप ध्यान रखेंगे कि प्रश्न में द्रव पूछा जा रहा है या गैस। द्रव पूछेगा तो श्यानता घटेगी, और गैस पूछा जाएगा तो बढ़ेगी। 38वां प्रश्न, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? अब ये एक महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन है आइंस्टीन, रोमर, हाइगेंस और न्यूटन। तो आप न्यूटन की ओर इशारा कर रहे होंगे, लेकिन इसका सही उत्तर जो है वो हाइगेंस है। और क्यों है आइए समझते हैं। प्रकाश की प्रकृति कण तथा तरंग दोनों की होती है। अब प्रकाश जो है वो कणीय रूप में भी गति करती है और तरंगीय रूप में भी गति करती है। न्यूटन के कणिक सिद्धांत में प्रकाश को कणों से निर्मित माना गया, जबकि हाइगेंस का जो सिद्धांत है वो तरंग सिद्धांत से प्रकाश के तरंग के रूप में माना गया है। इस प्रकार से प्रकाश दोहरी प्रकृति रखता है, वह तरंग भी है, वह एक प्रकार से कणीय भी है। तो कणीय सिद्धांत जो है वो न्यूटन से संबंधित है, और तरंग सिद्धांत जो है वो हाइगेंस से संबंधित है। 39वां प्रश्न है, सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल लेंस। इसका सही उत्तर जो है वो है अवतल दर्पण। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दाढ़ी बनाने वाला दर्पण, गाड़ी के हेडलाइट का दर्पण, सर्च लाइट का दर्पण जो है ये सभी अवतल के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, अलग अलग मिरर के अलग अलग काम होते हैं। जैसे उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है वो गाड़ी के बैक साइड में देखने के लिए किया जाता है। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव है? तो अब मिश्र धातु में कई धातुओं को मिला करके जो है वो तैयार किया जाता है। तो जर्मन सिल्वर कैसे तैयार होता है? ऑप्शन है तांबा जस्ता चांदी, तांबा टीन चांदी, तांबा जस्ता टीन, तांबा जस्ता निकेल।
तो इसका जो सही उत्तर है वो आसानी से ढूंढ सकते हैं, ऑप्शन डी है, क्योंकि इसमें निकेल भी होता है। तो तांबा, जस्ता और निकेल, इन तीनों को मिलाते हैं तब जाकर के बनता है जर्मन सिल्वर। तो इसलिए इसका सही उत्तर है तांबा, जस्ता, निकेल। 41वां प्रश्न है, अग्निरोधक वस्त्र बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो अग्निरोधक वस्त्र से क्या मतलब है? तो जो आग बुझाने वाले या ऐसे वस्त्र जिस पर आग का प्रभाव नहीं के बराबर हो, वैसे जो वस्त्र होते हैं वो अग्निरोधक वस्त्र होते हैं। तो किससे बनता है ये? ऑप्शन है फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। इसका जो सही उत्तर है वो है एल्युमिनियम सल्फेट। इसका उपयोग किया जाता है अग्निरोधक वस्त्र बनाने में, ताकि ये आग से जो है प्रतिरोधक क्षमता इसकी ज़्यादा होती है और ये अग्नि से खुद को बचा सकता है। 42वां प्रश्न है, कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो अयस्क से संबंधित एक सूची आप लोग अपने नोटबुक में जरूर रखें, यहाँ से भी प्रश्न जो है अलग अलग एग्जाम में आते हैं। ऑप्शन है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। इसका सही उत्तर जो है वो है मैग्नीशियम। कार्नेलाइट जो है वो मैग्नीशियम का मिश्र धातु होता है। आते हैं अगला प्रश्न, स्टार फिश किस संघ का जंतु है? तो जो संघ होते हैं वो अलग अलग संघ होते हैं, जैसे मोलस्का संघ, आर्थ्रोपोडा संघ, सिलेट्रेटा संघ और इकाइनोडोर्मा संघ। तो इस स्टार फिश जो आप एक जलीय जीव होता है जो स्पेशली समुद्रों में पाया जाता है, ये स्टार फिश जो है वो इकाइनोडर्मेटा संघ का जो है वो सदस्य होता है। तो मोलस्का के कौन सदस्य होते हैं, ऑर्थ्रोपोडा के कौन सदस्य होते हैं, एक सूची बना करके बायो में जरूर इसे याद रखिएगा, अलग अलग एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो आपको पता है कि एक कोशिका में अलग अलग कई पार्ट होते हैं, केंद्रक से लेकर के माइक्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, न्यूक्लियस, ये सभी एक कोशिका के पार्ट होते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कोशिका का पार्ट कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी ये जो केंद्रक होता है ये सबसे बड़ा पार्ट होता है। न्यूक्लियस सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, जबकि कोशिकांग में सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो राइबोसोम होता है। ये सबसे छोटा होता है, ये याद रखना है, और ये जो है सबसे बड़ा होता है, ये याद रखना है। 45वां प्रश्न है, यदि माता का रक्त समूह O एवं पिता का रक्त समूह AB हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या हो सकता है? तो ये एक टेबल फॉर्म में निश्चित रूप से इसको बना के रखेंगे, ये मैं अभी बताऊंगा, इसको याद करके जरूर रखिएगा, यहाँ से प्रश्न इजी में आप पकड़ सकते हैं। तो ऑप्शन है ABOAB, AB, ABAB, O और AB। क्या हो सकते हैं यदि एक पिता का जो है वो O है और माता का जो है AB है, तो ऐसे में क्या होगा? तो चलिए समझते हैं इसको। तो इसका सही उत्तर होगा A और B में से कोई एक होगा, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता है। कैसे? तो आइए इस चार्ट को समझिए। यहाँ पर मैंने एक तरफ पेरेंट्स है, ये एक पेरेंट्स, ये दूसरा, यानी माता पिता के ब्लड ग्रुप दिए गए हैं। यदि माता भी ए है और पिता भी ए है तो बच्चे 100% ए या O, इसी दो में से किसी एक ब्लड ग्रुप के होंगे। यदि माता का ए और पिता का बी है तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, AB भी हो सकता है और O भी हो सकता है। लेकिन यदि O माता का है, O पिता का है, तो 100% जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा वो O ही होगा। तो ये एक पूरा टेबल है जिसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर माता पिता के ब्लड ग्रुप किस प्रकार से हैं तो बच्चों के ब्लड ग्रुप क्या हो सकते हैं। तो इस चार्ट को थोड़ा सा रट लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आते हैं। 46वां प्रश्न है, एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक। तो इसका सही उत्तर है एंथ्रेक्स रोग जो होता है ये जीवाणु के कारण होता है। एंथ्रेक्स रोग जीवाणु से होने वाला रोग है। यह एक प्रकार का त्वचा एवं फेफड़ों से संबंधित रोग है और ये मुख्य रूप से त्वचा और फेफड़ों को ही प्रभावित करते हैं। तो एंथ्रेक्स रोग के बारे में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो घाव भरने में जो विटामिन काम आता है उसका सही उत्तर है विटामिन सी। विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। यह खट्टे फलों से मुख्य रूप से पाया जाता है। आंवला इसका सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी जो है वो आंवले से मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है वो है विटामिन सी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, ऊर्जा पिरामिड होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा तथा उल्टा दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पिरामिड आप समझते हैं ऐसा होता है,
ये सीधा पिरामिड हो गया और ये हो गया उल्टा पिरामिड। तो कैसा होता है हमारा ऊर्जा पिरामिड? इसका सही उत्तर जो है वो है हमेशा सीधा होगा। क्यों होगा सीधा, आइए समझते हैं। ये हो गया ऊर्जा पिरामिड। ये ऊर्जा पिरामिड की स्थिति आप देखेंगे तो इसमें प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, इस तरह से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। इसमें अगर मान लें कि नीचे से 100% ऊर्जा प्राप्त होती है तो हर बार जो दूसरे चरण में जाएगा तो उसका मात्र 10% ऊर्जा ही पास करता है। यानी यहाँ 100 है ऊर्जा तो यहाँ 10 होगा, फिर इसका 10% यानी 1 होगा। इस प्रकार से बढ़ते क्रम में ऊर्जा की मात्रा जो है वो 10% तक ही ट्रांसफर हो पाती है। इसी कारण से पिरामिड जो है वो इस तरह का बनेगा, क्योंकि इसकी जो बेस है वो काफ़ी चौड़ी होगी और इसका जो शीर्ष है वो काफ़ी पतला होगा। यानी हमेशा सीधा पिरामिड ही ऊर्जा का बनता है। 49वां प्रश्न है, कथकली एवं कुटियाट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है केरल, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, मिजोरम। इसका सही उत्तर जो है वो है केरल। कथकली, कुटियाट्टम, मोहिनीअट्टम केरल के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में शामिल है। इसके अलावा मुखौटा और युद्ध नृत्य आदि जो है वो अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं। नृत्यों से संबंधित एक टेबल निश्चित रूप से आप अपने पास रखें, इसे याद रखें, क्योंकि यहाँ से भी कभी भी प्रश्न आ जाते हैं। अब आते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा 50वां प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किन के द्वारा किया गया था? ऑप्शन है टांसले, हैकल, कोपेन, डार्विन। तो ये जो इकोलॉजी शब्द है ये सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था, एर्नेस्ट हैकल के द्वारा लाया गया था। तो ये याद रखेंगे, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले एर्नेस्ट हैकल के द्वारा 1866 में जो है वो किया गया था। बाद में टांसले नामक जो विद्वान आए उन्होंने एक और वर्ड यूज किया जिसे हम लोग इकोसिस्टम के नाम से जाते हैं। तो इकोसिस्टम अगर पूछेगा तो आप याद रखेंगे टांसले। अगर इकोलॉजी पूछा जाता है तो इकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है वो हैकल के द्वारा किया गया था, जबकि इकोसिस्टम का प्रयोग जो है वो टांसले के द्वारा किया गया था। तो दोनों प्रश्नों से कुछ नाम आते रहते हैं, इसलिए दोनों नाम अलग अलग याद रखेंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो सीरीज। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा।